देखेंगे जो है भूमि प्रबंधक समिति किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जो है भूमि जो आवंटित कर सकती है, उसके लिए उसे क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा। बैठक से 7 दिन पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर निम्न रूप में घोषित करेगी कि बैठक का दिनांक, समय तथा स्थान कहाँ। आवंटित किए जाने वाले भूखंडों की संख्या के दिन समिति ऐसे व्यक्तियों का चयन करेगी जिन्हें भूमि आवंटित किया जाना है। आरसी प्रपत्र 30 में ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी जो उपस्थित हों और जिसे भूमि में प्रवेश दिए जाने की सहमति प्रदान की गई है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है UPSSC ग्राम पंचायत अधिकारी, इसकी परीक्षा जो है जल्द ही होने वाली है। तो उसी क्रम में जो हमारी BPO की सीरीज चल रही है, तो उसी क्रम में आज हमारा सातवां टॉपिक रहेगा भूमि प्रबंधक समिति एवं इसके कार्य। तो आज हम भूमि प्रबंधक समिति के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, कब इसकी स्थापना हुई है तथा जो है कौन कौन से कार्य इसमें होते हैं। तो देखेंगे भूमि प्रबंधक समिति। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, भूमि प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि के समुचित प्रबंधन, देखभाल, संरक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करती है। यह समिति भूमि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसील कार्यों को सिफारिश कर सकती है। भूमि व्यवस्था से संबंध समस्त जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु भूमि प्रबंधक समिति बैठकों का आयोजन कर सकती है। ये जो है भूमि से होने वाले समस्त प्रबंधन, देखभाल, संरक्षण, नियंत्रण का कार्य करती है तथा ये जो है तहसील दिवस, जो हमारा तहसील दिवस होता है, उस पर जो है कार्यालयों में भूमि प्रबंधन समिति से सभी कार्यों को जो है सिफारिश तहसील दिवस पर कर सकती है तथा भूमि व्यवस्था से संबंधित सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए भूमि प्रबंधक समिति जो है बैठकों का भी आयोजन करती है। आगे देखेंगे इसकी स्थापना। भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधक समिति होगी। इस समिति का अध्यक्ष प्रधान होगा। याद रखेंगे इसे, ग्राम पंचायत जो हमारी होती है वही जो है भूमि प्रबंधक समिति होगी तथा इसका अध्यक्ष जो है प्रधान होता है तथा वार्ड मेंबर इसके सदस्य होंगे और जो वार्ड मेंबर हमारे होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं। याद रखेंगे इसे। और उस क्षेत्र का लेखपाल इस समिति का सचिव होता है। तो भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? लेखपाल। याद रखेंगे, भूमि प्रबंधक समिति का सचिव जो है लेखपाल होता है। भूमि प्रबंधक समिति की संरचना क्या क्या होती है? संरचना उसमें देखेंगे, सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेंबर, ये जो है भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र का लेखपाल सचिव होता है। अध्यक्ष जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान होता है। सचिव उस क्षेत्र का लेखपाल होता है। सदस्य जो है वार्ड के सभी मेंबर सदस्य होते हैं। अब देखेंगे भूमि प्रबंधक समिति के क्या क्या कार्य होते हैं। वन तथा वृक्षों देखभाल, बचाव एवं विकास, आबादी भूमि का विकास, रखरखाव तथा इस पर आवागमन एवं संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना, बाजार, हाट, मेला जैसी गतिविधियों के लिए भूमि उपलब्ध कराना एवं उसका लेखा जोखा करना। याद रखेंगे इसे। मत्स्य पालन हेतु जलाशय का समुचित प्रबंध एवं विकास, कुटीर उद्योग का विकास, कृषि का विकास एवं उसमें सुधार, कोई अन्य विषय जो नियत किए जाएं। याद रखेंगे ये क्या क्या कार्य होते हैं। वन तथा वृक्षों की देखभाल एवं बचाव, विकास, भूमि प्रबंधक का विकास, रखरखाव, आवागमन एवं संचार व्यवस्था को सुनिश्चित करना, बाजार, हाट, मेला आदि में भूमि को उपलब्ध कराना तथा उसका लेखा जोखा करना, मत्स्य पालन हेतु भी जो है भूमि का विकास करना, कुटीर उद्योग विकास हेतु कृषि का विकास एवं उसमें सुधार। भूमि प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य पदाधिकारी कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना पट्टा, क्रय, तबादला, संविदा या व्यवसाय में कोई भी हिस्सा या लाभ नहीं लेगा और नहीं लेने का प्रयत्न करेगा। याद रखेंगे, बिना कलेक्टर यानी कि बिना जो है उसके पदाधिकारी के लिखित आज्ञा के बिना कोई भी जो है ना पट्टा का क्रय ना अदला बदली जो है कोई भी कार्य नहीं होगा। याद रखें। तालाबों का प्रबंधन, इसे देखेंगे ग्राम तालाबों का प्रबंधन। जहाँ किसी ग्राम में तालाबों को किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है, वहाँ ग्राम पंचायतों द्वारा तालाब के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाए। याद रखेंगे क्या क्या नियम जो है पालन करने होते हैं जब किसी ग्राम पंचायत को एक तालाब दिया जाता है। तो जहाँ तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम है, वहाँ उसे ग्राम के निवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। जहाँ भी जो है तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ या उससे कम है, वहाँ जो है ग्राम के निवासियों के लिए जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। जहाँ तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक
हो वहाँ भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से ही प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किराए पर देगी। जहाँ 0.5 एकड़ से कम होगा वहाँ तो जो है ग्रामवासियों के लिए उपलब्ध होगा, तथा जहाँ इससे अधिक होगी तो वो जो है एसडीएम की पूर्व अनुमति से ही जो है किराए पर दे सकेगी। यहाँ पर तालाब से तात्पर्य तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से भरी हुई अन्य भूमि होती है, इसी को जो है हम लोग तालाब कह देते हैं। आगे देखेंगे कौन इसका अध्यक्ष होगा। समिति के अध्यक्ष, सदस्य एवं लेखपाल के कर्तव्य। उपरोक्त में वर्णित भूमि प्रबंधक समिति के कर्तव्य एवं कृत्य के अलावा समिति का अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत में निहित अथवा निहित मानी गई संपत्ति की क्षति, दुरुपयोग अथवा अवैध कब्जा की सूचना उप जिलाधिकारी को देगा। अगर जो है ग्राम की कोई भी जो है भूमि जो है किसी के क्षेत्र में कब्जा में है, यानी कि संपत्ति की क्षति या दुरुपयोग किसी भी प्रकार का होता है या कब्जा होता है, तो उसकी सूचना जो है हम लोग उप जिलाधिकारी को देंगे। लेखपाल का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति को अगर क्षति, उसका दुरुपयोग, अवैध कब्जा, कोई भी हानि होती है, उसका दुरुपयोग किया जाता है अथवा अवैध कब्जा किया जाता है, तो ऐसे और अन्य किसी मामलों में प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी की फसल की जांच पड़ताल होने के बाद तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को रिपोर्ट देगा। तो याद रखेंगे इस तरीके के कोई भी मामले होते हैं, तथा जो है प्रत्येक वर्ष जो हमारी जो जांचें की जाती हैं रबी तथा खरीफ की फसल के पश्चात, तो उसकी जांच को जो है तहसीलदार के माध्यम से जो है कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेगा। तहसीलदार स्वयं खरीफ और रबी की पड़ताल समाप्त हो जाने के बाद यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लेखपाल ने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की या नहीं। ये जो है तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी कि लेखपाल ने जो है रबी तथा खरीफ की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है अथवा नहीं। आगे देखेंगे भूमि प्रबंधक समिति की बैठक एवं उसकी प्रक्रिया। भूमि प्रबंधक समिति अपने कार्यों तथा राजस्व संहिता के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वहन हेतु समय समय पर बैठकें ऐसे अंतरालों पर आयोजित करेगा जैसे वह उचित समझती है। याद रखेंगे भूमि प्रबंधक समिति जो है जब वह उचित समझे तब जो है समय अंतराल पर, अलग अलग समय अंतराल पर जो है बैठकें आयोजित कर सकती है, परंतु एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 3 बैठकों का आयोजन किया है। याद रखेंगे भूमि प्रबंधक समिति एक वर्ष में जो है लगभग 3 बैठकें आयोजित किया जाना सुनिश्चित है, जिसमें से एक बैठक 15 मई से 15 जून के मध्य की जाएगी, जिससे कि अगला कृषि वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व भूमि के आवंटन का कार्य पूर्ण हो सके। याद रखेंगे से आप लोग, एक बैठक तो जो है 15 मई से 15 जून के मध्य अवश्य ही की जानी है, बाकी जो है इससे जो है अगला जो है कृषि वर्ष प्रारंभ किया जा सके तथा भूमि का आवंटन पूर्ण हो सके। और जो है एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 3 बैठकें आवश्यक हैं। बैठक को बुलाना, तो बैठक अध्यक्ष या प्रधान द्वारा बुलाई जाएगी। याद रखेंगे से बैठक को कौन बुलाएगा, अध्यक्ष अथवा प्रधान। आगे देखेंगे बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी, जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान तथा एजेंडा सम्मिलित होगा। याद रखेंगे से कितनी दिनांक को है, समय, स्थान तथा एजेंडा यानी विषय से संबंधित सारी सूचना दी जाएगी कम से कम 3 दिन पूर्व। भूमि प्रबंधन समिति की बैठक जो है इसकी सूचना जो है कम से कम 3 दिन पूर्व आप लोगों को दी जाएगी। बैठक की सूचना उपलब्ध कराने के तरीके, बैठक को नोटिस सूचना प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से तामील की जाएगी। अगर व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसी दशा में उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को तामील कराई जाएगी। यदि वयस्क भी उपस्थित नहीं है तो नोटिस उसके आवास के किसी दृश्यमान जगह पर चस्पा की जाएगी, यानी कि लगा दिया जाएगा नोटिस जो है। प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर अथवा अंगुली का चिन्ह सूचना पर लिए जाएंगे तथा उन्हें कार्यवाही रजिस्टर में चस्पा यानी अंकित किया जाएगा। याद रखेंगे चस्पा का मतलब यहाँ पे अंकित से है। बैठक, यदि समिति के कम से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से बैठक बुलाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र अध्यक्ष को प्राप्त होता है तो अध्यक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर जो है बैठक बुलाने के लिए बाध्य हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, अगर समिति को जो है कम से कम 1/3 सदस्य बैठक बुलाने के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं तो तथा अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सौंपते हैं तो जो है अध्यक्ष को 10 दिन के अंदर जो है बैठक को बुलानी होगी। अध्यक्ष का विशेषाधिकार, अध्यक्ष सदस्यों की सहमति से किसी व्यक्ति को विशेष बैठक में बिना मतदान के अधिकार का परामर्श देने के लिए चुन सकता है। याद रखेंगे से किसी भी सदस्य को जो है बैठक में बिना मतदान के अधिकार का परामर्श देने के लिए चुन सकती है। अध्यक्ष को ये अधिकार होता है कि वो जो है जिसे चाहे उसे परामर्श के लिए चुन सकता है। आगे देखेंगे समिति की बैठकों में कार्य संचालन, समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष प्रदान करेगा। याद रखेंगे ग्राम प्रधान जो है वो समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष चुन लेंगे। याद रखेंगे अगर वह उपस्थित नहीं है प्रधान तो जो है सदस्य अपने में से ही किसी को भी अध्यक्ष चुन सकते हैं।
बैठकों की गणपूर्ति अथवा कोरम। जब समिति के 50% सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे तो कोरम पूरा होगा, यानी कि 50% सदस्य बैठक को कोरम के लिए पूरा होने चाहिए। परंतु किसी स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसके लिए सदस्यों को नई सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। याद रखेंगे, अगर कोई बैठक जो है स्थगित हो जाती है तो उसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु इसकी सूचना सदस्यों को दिया जाना चाहिए, आवश्यक होती है। आगे देखेंगे, बैठक की कार्यवाही का लिखा जाना। तो इसमें जो है सचिव प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णय का एक संक्षिप्त ब्यौरा हिंदी भाषा में लिखकर रखेगा तथा बीपीएस प्रपत्र 6 पुराना बीपीएस प्रपत्र 2 में देवनागरी लिपि में रखेगा। याद रखेंगे इसे, सचिव जो है प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णय का एक संक्षिप्त ब्यौरा हिंदी भाषा में रखकर बीपीएस प्रपत्र 6 याद रखेंगे, और तथा पुराना ये जो है बीपीएस प्रपत्र 2 होता था, अब जो है 6 हो गया है, ये पहले 2 होता था, देवनागरी लिपि में रखेगा। प्रत्येक बैठक की कार्रवाई अगली बैठक में पढ़ी जाएगी तथा पुष्टि कराकर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कराई जाएगी। मतलब अगली बैठक में जो है पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़ी जाएगी और जो है हस्ताक्षर कराए जाएंगे उस पर। अन्य प्रबंध, किसी भी संपत्ति का अंतरण अथवा पट्टे पर दिए जाने का निर्णय बैठक में तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि ऐसा प्रकरण बैठक के एजेंडा में शामिल न हो। याद रखेंगे, किसी भी संपत्ति का अंतरण अथवा पट्टा, कोई किसी की भी संपत्ति अथवा पट्टा दिए जाने का निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि जो है ये बैठक में पहले से एजेंडे में शामिल नहीं होगा, तब तक जो है किसी को भी ऐसे नहीं दिया जाएगा। पंचायत में भूमि आवंटन की प्रक्रिया, याद रखें कैसे भूमि जो है आवंटित की जाती है। भूमि प्रबंधक समिति किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत की वर्णित भूमि जिसे आवंटित किया जा सकता है आवंटित करने पर विचार करती है, तो उसे निम्न प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। देखेंगे जो है भूमि प्रबंधक समिति किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जो है भूमि जो है आवंटित कर सकती है, उसके लिए उसे क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा। बैठक से 7 दिन पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर निम्न रूप में घोषित करेगी कि बैठक का दिनांक, समय तथा स्थान कहाँ होगा। याद रखेंगे, कम से कम 7 दिन पूर्व ये जो भूमि प्रबंधक समिति की जिम्मेदारी होगी कि बैठक से 7 दिन पूर्व ग्रामों में डुग्गी पिटवाए तथा बैठक का दिनांक, समय तथा स्थान सुनिश्चित करे। आवंटित किए जाने वाले भूखंडों की संख्या और ऐसे भूखंडों की संख्या व क्षेत्रफल ये जो है बताए जाएंगे, कौन सा भूखंड है तथा उसकी संख्या एवं भूखंडों संख्या का क्षेत्रफल ये सभी बताए जाएंगे। बैठक के दिन समिति ऐसे व्यक्तियों का चयन करेगी जिन्हें भूमि आवंटित किया जाना है। आरसी प्रपत्र 30 में ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी जो उपस्थित हों और जिसे भूमि में प्रवेश दिए जाने की सहमति प्रदान की गई है। याद रखें, कौन सा प्रपत्र होता है, आरसी प्रपत्र 30 ये बनाया जाता है जिस व्यक्ति को भूमि दी जाती है उसके बारे में। असामी एवं असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की सूची अलग अलग बनाई जाएगी। याद रखेंगे, असामी एवं असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर जो भूमि है जिन लोगों की, उनकी सूची जो अलग अलग बनाई जाएगी। सूची में व्यक्तियों के नाम प्राथमिकता क्रम में रखे जाएंगे जैसा राजस्व संहिता में वर्णित है। याद रखेंगे, व्यक्तियों के नाम जो है पहले रखे जाएंगे। यदि सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या जितने भूमि का बंदोबस्त किए जाने की घोषणा की गई है उतने के लिए बराबर है तो समिति सूची में लिखित व्यक्तियों की पात्रता की जांच कराएगी और प्रत्येक व्यक्ति के दिए जाने वाले भूखंड का निर्धारण करेगी। याद रखेंगे, यदि सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या जितने भूमि का बंदोबस्त किए जाने की घोषणा की गई है उतने के बराबर है तो समिति सूची में लिखित व्यक्तियों की पात्रता की जांच कराएगी और जो है प्रत्येक व्यक्तियों को दिए जाने वाले भूखंड का निर्धारण करेगी। जांच जो है जरूरी होगी। यदि किए जाने वाले भूमि के बंदोबस्त में सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या अधिक है तब वह सूची ग्राम सभा की खुली बैठक में रखी जाएगी और बैठक में गुणदोष के आधार पर सहमत बनाकर उपयुक्त पात्रों का चयन किया जाएगा। यदि ऐसी सहमत नहीं बनती है तो पात्र व्यक्तियों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे, लॉटरी द्वारा भी चयन किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, जब सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या जो है अधिक होगी तो उसे जो खुली बैठक में रखा जाएगा तथा उन पात्रों का चयन किया जाएगा जिन पर जो है सहमति बनेगी। अगर सहमति नहीं बनती है तो व्यक्तियों का चयन जो है लॉटरी द्वारा भी किया जाएगा। आगे देखेंगे, उप जिलाधिकारी के अनुमोदन से पूर्व की प्रक्रिया। उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भूमि प्रबंधन समिति निम्न दस्तावेज तैयार करेगी। दस्तावेजों को देखेंगे कौन कौन से दस्तावेज जो है तैयार किए जाएंगे। आवंटन हेतु चयनित व्यक्तियों की सूची, भूमि में प्रवेश दिए जाने का प्रमाण पत्र, अतिरिक्त भूमि में प्रवेश दिए जाने का प्रमाण पत्र, प्रतिपण
उपरोक्त दस्तावेजों पर अध्यक्ष तथा चयनित व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए जाएंगे। उपरोक्त सभी दस्तावेज निम्न विवरणों के साथ उप जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। याद रखें कौन कौन से, तो आवंटित हेतु चयनित व्यक्तियों की सूची, भूमि में प्रवेश दिए जाने के प्रमाण पत्र, अतिरिक्त भूमि में प्रवेश दिए जाने के प्रमाण प्रतिपर्ण, उपरोक्त दस्तावेज पर अध्यक्ष तथा चयनित व्यक्तियों का हस्ताक्षर, ये जो है सभी दस्तावेज जरूरी होंगे। समिति को बैठक की कार्यवाही इसमें आवंटन का निर्णय लिया गया हो। लेखपाल द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि भूमि के संबंध, भू राजस्व एवं किराया सहित सूची में वर्णित विवरण सही है, आवंटन किए जाने वाला रिक्त खाली है तथा आवंटन सहित एवं नियमावली उपबंधन के अनुसार किया गया है। याद रखें ये जो है लेखपाल इस प्रकार का आशय प्रमाण पत्र लिख देगा कि उक्त क्रिया जो है सभी सही है। अगर सर्वे किया गया है तो आवंटित किए जाने वाले भूमि का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई तथा अगर सर्वे जो है सही है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं चौहद्दी का उल्लेख किया जाएगा। उप जिलाधिकारी का अनुमोदन देखेंगे। अब उपरोक्त अभिलेख के प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी समिति के प्रस्ताव की जांच करेगा और इस बात का समाधान हो जाता है कि प्रस्ताव संहिता एवं इस नियमों के प्रबंधन के अनुसार है तो वह भूमि में प्रवेश का प्रमाण पत्र आरसी प्रपत्र 32, याद रखेंगे इसे, या आरसी प्रपत्र पर अपना अनुमोदन प्रदान करेगा और निम्न निर्देशों के साथ भूमि प्रबंधन समिति को 2 सप्ताह के अंदर वापस कर देगा। ये जो है उक्त प्रक्रिया होने के बाद ये जो है एसडीएम हमारा इन सभी प्रक्रियाओं की जांच करेगा। उसके बाद जो है आरसी प्रपत्र 32 का अनुमोदन प्रदान करेगा और भूमि प्रबंधन समिति को 2 सप्ताह के अंदर वापस कर देगा। आवंटियों को कब्जा दिलाया जाए। लेखपाल द्वारा कब्जा दिलाए जाने के बाद उन्हें दाखिल खारिज करने हेतु आख्या राजस्व निरीक्षक को दिया जाए। यदि उप जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पूरी तरह से अथवा अंशतः संहिता अथवा नियमावली संगत नहीं है तो प्रमाण पत्र पर अपनी असहमत देते हुए उपयुक्त समय सीमा के अंतर्गत प्रस्ताव भूमि प्रबंधन समिति को वापस कर देगा। याद रखेंगे अगर जो है ये नियमावली सही नहीं पाई गई तो ये जो है भूमि प्रबंधन समिति को वापस कर दी जाएगी। जहाँ की उप जिलाधिकारी द्वारा समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया है वहाँ समिति पुनः नए सिरे से संहिता एवं नियमावली के अनुसार आवंटन किए जाने हेतु पुनः कार्रवाई करेगी। याद रखेंगे अगर जो है कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उस पर जो है दोबारा से नियमावली के अनुसार पुनः कार्रवाई की जाएगी। अगर जो है सभी जांचें सही पाई जाती हैं तो उसे जो है लेखपाल को आदेश दिया जाएगा कि इसे जो है कब्जा दिलाया जाए तथा आगे की रिपोर्ट जो है राजस्व निरीक्षक को सौंपी जाए। याद रखेंगे इसे आप लोग। ये जो है सभी जो है भूमि प्रबंधन को तथा किसानों को भूमि आवंटन के बारे में आज की क्लास थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तथा 1-2 बार वीडियो को अवश्य देखें जिससे जो आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।